गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर केयूर पांचाल न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। सामान्य हिंदी में हम जिसको मेंदु विकार तज्ञ करके बुलाते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्थ मुंबई में बोरीवली से लेके गोरेगांव तक प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। साथ में बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अटैच भी हूँ। आज मैं आपको एपिलेप्सी के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान बताने आया हूँ। एपिलेप्सी, जिसको हम सामान्य भाषा में फीट या मिर्गी की बीमारी कहते हैं, ये एक दिमागी बीमारी है। ये कोई शापित चीज़ नहीं है, या ऐसा कुछ भूत प्रेत वगैरह नहीं है। ये ऐसी कोई मानसिक बीमारी जैसे हम मेंटल इल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सामान्य दिमागी बीमारी है। जैसे आप समझ लीजिए कि सामान्य तौर पे हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी चलती रहती है। ये छोटी छोटी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हमारे दिमाग के एक कोष को दूसरे कोष के साथ में काम करने के लिए और संकलन करने के लिए ज़रूरी है। पर कई किस्से में ऐसा हो जाता है कि एक्टिविटी एक साथ बहुत सारे दिमागी कोषों में हो जाए, या एक साथ और बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उससे क्या होता है कि पूरा दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और उसकी वजह से अचानक ये फीट या मिर्गी का दौरा आने के चांसेस रहते हैं। ये जो मिर्गी का दौरा रहते हैं, हम उसको दो अलग अलग टाइप में बांटते हैं। पहला कि एक जनरलाइज टाइप, और दूसरा फोकल और पार्शियल टाइप। जनरलाइज टाइप में जैसा कि बहुत सारे लोगों को कहीं भी आपने देखा होगा कि अचानक से ऐसे दांत बैठ जाते हैं, आंखें ऊपर चली जाती है, हाथ पैर कड़क हो जाते हैं और कपड़े में पेशाब हो जाता है। ये स्थिति 1 या 2 मिनट तक रहती है। इसको हम जनरलाइज टाइप का फीट बोलते हैं। दूसरा एक पार्शियल या फोकल टाइप का एक फीट रहता है, जिसमें कई लोगों को अचानक से मूड चेंज हो जाना, आंखें बड़ी बड़ी हो जाना, ताकते रहना। अचानक जैसे कई लोग आके पेशेंट बताते हैं कि पेशेंट अचानक दूसरी दुनिया में चला गया है, ऐसा लगना उससे स्टार्ट होता है। उसके बाद एक हाथ या एक पैर टेढ़ा हो जाता है और आगे जाके जनरलाइज टाइप में परिवर्तित हो सकता है। ये 2 टाइप आपको बताने का मतलब इसलिए है कि जब भी आप ऐसे कोई नज़दीकी पेशेंट को देखते हैं कि फीट आ रहा है, तो ये थोड़ी चीज़ें ऐसी है जिस पे गौर करना ज़रूरी है, ताकि आप आगे जाके डॉक्टर को इसके बारे में बता सके और डॉक्टर सही तरीके से सही इलाज और सही इन्वेस्टिगेशंस आपको उसकी राय दे सके। उसके लिए सब चीज़ें ज़रूरी है। ये रहे उसके लक्षण। भी सिर्फ किसी को एक फीट आया तो उसको हम एपिलेप्सी नहीं बोलते हैं। कभी कभार एक फीट ऐसे दिमागी इन्फेक्शन रहता है, या कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हम बोलते हैं, जैसे कि सोडियम कम हो गया, शुगर कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ऐसी चीज़ों में भी आ सकता है। इसको एपिलेप्सी नहीं बोलते हैं। पर जब ऐसा फीट बिना कोई ऐसी वजह के 2 बार आए, या एक बार की फीट के साथ में भी ब्रेन में ऐसा कुछ है, जैसे कि पहले का स्ट्रोक बोलते हैं, लकवा घाव हो गया है, या हेमरेज हो गया है, या पहले बचपन में इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से कुछ ब्लॉक हो गया है, या दिमाग का एक हिस्सा है वो ख़राब हो गया है, तो ऐसे चीज़ में एक एपिसोड आने पर भी ये फीट दोबारा आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो तभी हम उसको एपिलेप्सी करार करते हैं। तो एक से ज़्यादा फीट के संभव, जो कि बिना कोई ऐसी इमीडिएट वजह के बिना आए, तो हम उसको एपिलेप्सी करार करते हैं। भी एपिलेप्सी के इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले एपिलेप्सी के लिए ईईजी करके एक इन्वेस्टिगेशन आता है, जिसमें हम सर पे बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और ब्रेन के हर एक कोष का इलेक्ट्रिक एक्टिविटी देखते हैं। ज़्यादातर लोगों में ये नॉर्मल भी आ सकता है, और इसमें कुछ डिस्चार्जेस वगैरह आते हैं, तो हम एपिलेप्सी की ओर जा रहे हैं। दूसरा टेस्ट है एमआरआई या सीटी स्कैन, जिसमें हम स्ट्रक्चरल चीज़ें, जैसे कि कोई घाव है, या स्ट्रोक हुआ था, या पहले का हेमरेज है, या इन्फेक्शन है, या छोटा ट्यूमर है, ये सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो ये दोनों इन्वेस्टिगेशन आपको कौन सी तरीके का फीट है वो जानने के बाद आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं और उसके लिए आपको राय दे सकते हैं। आगे आप मुझसे जानना चाहेंगे कि ये फीट का बीमारी है, इसका इलाज
पॉसिबल है कि नहीं है, इलाज है तो उसको कितने टाइम तक लेना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको कौन सी टाइप का फिट है इसके ऊपर एक डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ है कि आपका रिपोर्ट्स जो करवाया है MRI CT स्कैन या EEG, उसमें कौन सा खराबी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोगों को एक फिट के बाद में दूसरे फिट आने का चांसेस ऑलमोस्ट 40% रहता है। मतलब कि एक सिंगल फिट आया है तो 40% लोगों को दूसरा फिट आने का चांसेस रहता है। 50 to 60% लोगों को, मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को दूसरा फिट ज़िंदगी में दोबारा ना आए उसके चांसेस भी रहते हैं। तो जब 2 फिट आते हैं उसके बाद हम ज़्यादातर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे विकल्प हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की गोलियाँ रहती है, टैबलेट्स रहती है। पहले पुराने ज़माने में 3-4 मेन टाइप की दवाइयाँ थी, पर अभी रिसेंटली बहुत सारी नई दवाइयाँ आ रही है, जिससे बहुत जो पहले के केस थे जो ट्रीट नहीं हो पा रहे थे और पार्शियली कंट्रोल थे, मतलब पूरा कंट्रोल नहीं आया था, उसको भी अभी हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो दवाइयाँ एक तरीका रहता है। दवाइयाँ आपको रेगुलरली लेनी है। इसमें कई पेशेंट इतने सेंसिटिव रहते हैं कि 1 या 2 डोज मिस करने पर भी उनको फिट आ सकता है। तो दवाइयाँ आपको डॉक्टर के बताए हुए हिसाब से रेगुलरली लेनी है, प्लस साथ में नियमित 6 या 7 घंटे का बिना इंटरप्शन के रात को नींद लेना है। रेगुलर आपका रूटीन रखना है, उठना, सोना, खाना वगैरह आप रेगुलर रखना है। कई लोगों अल्कोहल जैसे नशे से ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, तो अल्कोहल लेने या छोड़ने पर उनको फिट आने के चांसेस रहते हैं। तो आपका ये ट्रिगरिंग जो भी फैक्टर है वो आपको सोचना है कि ये ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है और उसको अवॉइड करने के ट्राई करने हैं। दवाई नियमित लेने पे, फिट कंट्रोल पर रहने पे आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं है। आपको जब फिट आने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि दवाई चेंज किया हो या दवाई का डोज कम किया हो, ज़्यादा किया हो और रिसेंटली फिट आया हो, ऐसे टाइम में कुछ समय के लिए आपको ड्राइविंग वगैरह से परहेजी रखनी पड़ेगी, या ऐसी कोई जगह जहाँ पे फिट आने से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जैसे कि गहरा पानी, ऊंचाई, पास में आग हो, स्पेशली फॉर अपनी जो गृहिणी रहते हैं, स्टोव पे खाना बनाते हैं, तो ये सब जगह ऐसी है जहाँ फिट आने से अपने को ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ये जगह और ये सिचुएशंस अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को हम 2 साल तक दवाई चालू रखते हैं। 2 साल तक दवाई चालू रखने के बाद भी फिट नहीं आया है और आपका शुरुआती MRI और EEG नॉर्मल है और आपका क्लिनिकल प्रोफाइल जो डॉक्टर डिसाइड करते हैं वो सब अच्छी तरीके से जा रहा है, तो हम 2 साल के बाद फिट का दवाई कम करने का ट्रायल देते हैं। ये ऑप्शन में आपको धीरे धीरे फिट का दवाई बंद करना रहता है, जैसे आपके डॉक्टर बताते हैं, ना कि तुरंत एक टाइम पे बंद करना है। एक टाइम पे एक साथ बंद करने से फिट आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी कई बार दिक्कत आती है कि जो पुरानी दवाइयाँ थी उसमें प्रेग्नेंट होने पर वो दवाई लेने पे बच्चों में थोड़ी खामियाँ आती थी, पर अभी जो नई दवाई आई है उसमें ये खामी का परसेंटेज बहुत ही कम है। जो पहले बहुत ही ज़्यादा था अभी वो बहुत ही कम हो गया। तो नई दवाइयों के साथ प्रेगनेंसी में भी आप फिट का कंट्रोल पा सकते हैं और बच्चे को भी हानि होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। कई लोग को ऐसा रहता है कि बाद में ज़्यादा फिट आने लगे, दवाइयाँ 2 या 3 हो जाए, रेगुलरली लेने के बावजूद भी उनको कंट्रोल में ना आए, तो ऐसे पेशेंट के लिए कुछ किस्सों में, कुछ स्पेसिफिक पेशेंट, कुछ किस्सों में ऑपरेशन भी एक इलाज रहता है, जो बड़े शहरों की प्राइवेट हॉस्पिटल एज वेल एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कई जगह पे उपलब्ध है अपने वेस्टर्न इंडिया में, स्पेसिफिक मुंबई में। तो आप ये भी एक ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं आपके डॉक्टर के बताने के बाद। अभी सामान्य ज्ञान के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपको फिट आए, आजू बाजू में आपके पास किसी के पेशेंट को फिट आए, तो आपको उस वक्त क्या करना है। आपको बिल्कुल ही पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पुराने तरीकों जैसे चप्पल सूंघाना या ऑनियन सूंघाना, ऐसे कोई तरीकों का कोई बेनिफिट अभी पाया नहीं गया है रिसेंट साइंस में, तो आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पेशेंट को एक सलामत जगह पे ले जाए, जैसे कि रोड के बीच में है, आग के नज़दीक है या खड्डे के नज़दीक है, तो उसको साइड में ले जाए और बाद में उनको एक साइड पर लिटा दे, जैसे करके मुंह का जाग वगैरह है वो अंदर जाने के चांसेस कम हो जाए। एक साइड पर लिटा के उनका ध्यान रखिए और कुछ नहीं करना है। अगर आप खुद
मिर्गी या फीट या एपिलेप्सी के मरीज है तो आपको ये जानकारी हमेशा अपने आजू बाजू वालों को देनी चाहिए, आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में, आपके घर में, पड़ोस में, आजू बाजू में, जिससे करके ऐसा कुछ होए तो उनको पता रहे कि उनको क्या करना है। तो ये चीज़ें आपको मदद कर सकती है। बाकी आपको आपकी दवाई रेगुलरली लेते रहना है। और एक आसान तरीका है आपके आजू बाजू के लोगों को बताने के लिए, जैसे कि हर एक के पॉकेट में कोई आईडी रहता है, जैसे कि पान कार्ड रहता है, लाइसेंस रहता है। इसके साथ में एक ऐसा छोटा कागज़ बना के रखिए जिसमें आपका नाम, और आपको फीट आए तो उस वक्त आपके कौन से नज़दीकी रिश्तेदार को कांटेक्ट करना चाहिए, ये आपके फिजिशियन का नाम और उनका हो सके तो कांटेक्ट नंबर, जिसकी वजह से पर्सन डायरेक्टली वो कांटेक्ट करके जानकारी दे सकता है, और आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट अकेले जा रहे होते हैं और फीट आता है, तो उसके लिए ये जानकारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट पे जाते हैं तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। तो ये छोटा बहुत इन्फॉर्मेशन है जो आपको इमरजेंसी उपचार लेने के लिए हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज़ एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीजर डायरी। सीजर डायरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कैलेंडर दिया गया होता है, और वो कैलेंडर में आपको जब भी आपका फीट का अटैक आता है तो वो नोट करना है। इसमें बहुत सारे प्रावधान रहते हैं, जैसे कि आपको सीजर आया तो कौन सा टाइप का था, बड़ा वाला था या छोटा था। जिन लोगों को अलग अलग टाइप के सीजर आते हैं उनके लिए। दूसरी चीज़ कि आपने नींद कितना लिया, खाना कब खाया, मेडिकेशंस आपने मिस किए थे कि रेगुलरली लिए थे, ये सब चीज़ आप सीजर डायरी में लिख सकते हैं। और आपके नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जब भी न्यूरोलॉजिस्ट के साथ रहता है तब आप ये सीजर डायरी उनको बता सकते हैं। ये आपके परिस्थिति को, आपके सीजर के चांसेस को और उसके क्या कारण है वो जानने के लिए उनको हेल्प करेंगे, और आपके डॉक्टर वो इंफॉर्मेशन का हेल्प लेके आपकी बेहतर मदद कर सकते हैं। तो आखिर में आपको मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि भले मिर्गी या फीट एक दिमागी बीमारी है, पर उसके उपचार के लिए अपने पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। दवाइयाँ है जिसको आप रेगुलरली लेके आपका फिट कंट्रोल में कर सकते हैं, और सम केसेस में, कुछ केसेस में अपने पास ऑपरेशन के भी विकल्प रहते हैं। तो आपको ये ज़रूरी सतर्कताएं बनाए रखनी है। ये कॉमन जो मैंने आपको उपचार बताया है, जो प्रिकॉशंस बताए हैं, वो आपको लेते रहना है। तो आप और मैं साथ में मिलकर मिर्गी का सही से उपचार कर सकते हैं, और मिर्गी आपके रूटीन लाइफ में या दैनिक जीवन में कोई भी खलेल ना करके आप अपना रूटीन सही से बनाए रख के सकते हैं।